नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम आज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करने वाले हैं। यह आंग्ल और मराठाओं के बीच हुए 3 युद्धों में से एक है और हम देखेंगे कि इस युद्ध में पेशवाओं का योगदान रहा है। पेशवाओं के साथ साथ अंग्रेजों में गोडार्ड और वारेन हेस्टिंग्स थे। इन लोगों ने इन युद्धों को मंच पर उतारने का काम किया। हम लोग सबसे पहले पेशवाओं को जानेंगे और फिर हम युद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों कि पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ ही थे जिन्होंने साहू जी को फारुखसियर की कैद से आज़ाद करवाया था। सर, ये बालाजी विश्वनाथ काफ़ी चतुर व्यक्तित्व के थे और इसलिए इन्होंने एक संधि पत्र तैयार किया और उसे फारुखसियर के सामने रखा, और वो भी हुसैन अली की सहायता से, जो कि सैयद बंधु थे, क्योंकि उन्हीं की सहायता से फारुखसियर शासक बन पाया था। फारुखसियर एक मुगल शासक था और हुसैन अली दक्षिण का गवर्नर नियुक्त था। अब जब फारुखसियर शासक बन गया तो उसको लगा कि हुसैन अली ज़्यादा पावरफुल है हमसे, तो वह साहू जी को उसके खिलाफ भड़काने लगा और दाऊद खां को भी उसके खिलाफ भड़काने लगा। हुसैन अली को यह बात समझ में आ गई तो वह जाकर मराठाओं से मिल गया और इसके बाद मराठाओं और हुसैन अली ने मिलकर इस संधि पत्र को या कहे शर्तों को तैयार किया था कि हम लोग फारुखसियर के सामने इन शर्तों को लेकर जाएंगे और यदि फारुखसियर मान्यता दे देगा तो अच्छा होगा और नहीं देगा तो हम उसे गद्दी से उतार देंगे। मान्यताएं थीं या कहें कि शर्तें थीं कि जो भी खानदेश और हैदराबाद के जो भी स्थान रहे हैं तत्कालीन, उन स्थानों को वापस मराठा साम्राज्य को सौंप दिया जाए और मराठाओं को दक्षिण भारत में सरदेशमुखी और चौथ की वसूली करने का अधिकार प्रदान किया जाए और इसके साथ ही आपकी कैद में जो साहू जी हैं उनको भी मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार का कुछ प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को लेकर बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने सैयद बंधु के सहायता से 15,000 सैनिक लेकर गए थे। तो इन्होंने सैयद बंधुओं की सहायता से फारुखसियर को हटा दिया गद्दी से और फिर इसके बाद रफ़ी उद रजात गद्दी पर बैठा और उससे इन्होंने संधि कर ली और जिसके तहत साहू जी स्वतंत्र हो गए। और साहू जी की स्वतंत्रता के बाद पेशवा की शक्ति में इजाफा हो गया, क्योंकि उन्होंने उस शासक को ही स्वतंत्र करवाया था। शासक के ऊपर एक एहसान हो गया और यहाँ से स्टार्ट हो गया पेशवाओं का क्रम। आगे देखेंगे इनके पुत्र बाजीराव प्रथम हैं 1720 से 40 तक। बाजीराव का नाम मराठाओं के इतिहास में काफ़ी प्रमुख है। बाजीराव प्रथम एक वीर व्यक्तित्व का पेशवा था और उसने गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप देखेंगे कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को जब मुहम्मद खां बंगस द्वारा पराजित किया जाता है तो उस समय वो चाहते हैं कि कोई हमारी आकर सहायता करे और वो अपनी पुत्री मस्तानी को भेजते हैं और मस्तानी इसी बाजीराव के पास जाती हैं और ये बाजीराव जाकर बाद में बुंदेलखंड की सहायता करते हैं। बाजीराव ने एक बार साहू जी से कहा था कि हमें इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा था कि यह खोखला पेड़ है और अब हमें इसकी शाखाओं पर या तनों पर चोट करनी चाहिए ताकि ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तब साहू जी ने कहा कि निश्चित ही मुझे आप पर भरोसा है, आप हमारे साम्राज्य के झंडों को कृष्णा नदी से लेकर अटक तक गाड़ दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इनके शासक भी इन पर विश्वास करते थे और देखिए कि इन्होंने मराठा संघ भी बना रखा था। मराठा संघ बनाने का श्रेय बाजीराव प्रथम को जाता है। अगले हैं आपके बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय में तृतीय पानीपत का युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रानी राजवंश से संबंधित था और उसका संस्थापक भी था, उसने आक्रमण किया था भारत पर और उसी युद्ध में लड़ते हुए बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे माधव राव फर्स्ट बैठते हैं और फिर नारायण राव सेकंड बैठते हैं।
और इस नारायण राव सेकंड की हत्या रघुनाथ राव द्वारा कर दी जाती है। ये रघुनाथ राव नारायण राव के चाचा थे। अब देखेंगे कि जब रघुनाथ राव द्वारा हत्या कर दी जाएगी तो नारायण राव की पत्नी कहती हैं कि मेरे पुत्र को गद्दी पर बैठाया जाए, मेरा पुत्र बैठ जाए। और उनके पुत्र का नाम था माधव राव नारायण राव सेकंड, ये पुत्र का नाम था। और इस प्रकार की बात आती है तो वो नाना फडणवीस के साथ मिलकर रघुनाथ राव को गद्दी से हटा देती हैं। इसीलिए देखेंगे 1773 से 74 का काल दिखाई देता है हमको। और जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया जाता है तो यहीं से क्रम स्टार्ट होता है, यहीं से पृष्ठभूमि बनती है आंग्ल मराठा युद्ध की। रघुनाथ राव को गद्दी से हटाना ही प्रमुख कारण था आंग्ल मराठा युद्ध का। आगे देखेंगे कि इसके बाद माधव राव नारायण राव सेकंड बैठ जाता है जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटाया जाता है। इसके समय में 12 नाम की एक संसद थी 12 सदस्यों की, जिसमें नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ये लोग उसमें सम्मिलित थे। और यही लोग शासन को, या कहें कि मराठा साम्राज्य की शासन की बागडोर को संभाले हुए थे। इसके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आगे देखिए आप कि बाजीराव सेकंड का काल आता है 1796 से 1818 तक। और ये बाजीराव सेकंड ही रहे हैं जिनके समय में अंग्रेजों ने पूना पर अधिकार कर लिया था और मराठा साम्राज्य पतन की ओर चला गया था, या कहें कि पतन ही हो गया था। आगे देखेंगे कि ये अंतिम पेशवा थे। इनके बाद बना कोई भी व्यक्ति पेशवा नहीं बन पाया था। इनके समय में सेकंड और थर्ड मराठा युद्ध हुए और थर्ड मराठा युद्ध के बाद ये पेंशनर बन गए थे, पेंशन लेने वाले व्यक्ति बन गए थे, अंग्रेजों की पेंशन पर पलने लगे थे। फिर देखेंगे कि सहायक संधि स्वीकारने वाला प्रथम मराठा बाजीराव सेकंड ही था, बाजीराव सेकंड। फिर देखिए कि इसका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था नाना साहब द्वितीय। 1851 से 57 के दौरान ये क्रियाशील रहे हैं और बीच में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। हम देखेंगे कि नाना साहब द्वितीय ने संघर्ष क्या किया था। वो चाहते थे कि मराठा संघ की अंग्रेज लोग बहाली कर दें और पेशवा के पद की भी बहाली कर दें, जो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था उसकी बहाली कर दें। आगे देखेंगे कि इन्होंने 1857 के दौरान कानपुर से नेतृत्व किया था स्वतंत्रता संग्राम में, और हम साधारणतया इन्हें नाना साहब के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये पेशवाओं का इतिहास रहा है और यहाँ से क्रम स्टार्ट होगा, यहीं से युद्ध की शुरुआत होगी। आगे देखिए कि मराठा महासंघ में जो लोग शामिल थे वो कौन से थे। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, नागपुर के भोसले थे, इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे और पेशवा, जो भी पेशवा रहते थे वो सब इसमें शामिल होते थे। ये जो बड़ौदा है आपका, ये वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात, तो वडोदरा के गायकवाड़ थे और यही लोग अन्य राज्यों के खिलाफ मराठाओं की ओर से युद्ध लड़ते थे। ये सम्मिलित रूप से युद्ध लड़ते थे, लेकिन इनके आपसी मतभेद भी थे, ये लोग भी आपस में लड़ते रहते थे। और यही कारण था कि अंग्रेजों को मौका मिला कि वो लोग मराठा साम्राज्य को छीन कर पाए। आगे देखिए कि और क्या अभिलाषा थी अंग्रेजों की। सर्वोच्च शक्ति बनने की एक महत्वाकांक्षा थी। वो चाहते थे कि भारत में हमसे ज़्यादा सर्वोच्च कोई न रह जाए और हम लोग ही भारत में पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाएं, वहाँ के शासन को नियंत्रित करें और सभी शासक हमारे नियंत्रण में रहें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए होगा क्या कि जब कोई शासक अंग्रेजों के नियंत्रण में आएगा तो अंग्रेज लोग उस पर अपनी संधियाँ थोपेंगे, अपनी शर्तें थोपेंगे और इसके बाद खुद लाभ कमाएंगे और इसके बाद उस लाभ को इंग्लैंड भेजेंगे, अपने देश को धनवान बनाएंगे। तो ऐसे उद्देश्य थे अंग्रेजों के। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। युद्ध का कारण पेशवा का पद, हमने बात की कि रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया जाता है, तो यही मेन कारण था। और जब पेशवा के पद से इसे हटाया दिया जाएगा तो ये जाएगा अंग्रेजों की बॉम्बे शाखा के पास, और बॉम्बे शाखा में हार्न बाई अध्यक्ष थे इनके।
उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे किसी भी तरह पेशवा का पद प्राप्त करना है और मुझे आप पेशवा का पद दिलवाओ। अब चूंकि हार्न बाई भी चाहता था कि ये जो मराठाओं का एक अच्छा खासा साम्राज्य है, यह साम्राज्य नष्ट हो जाए और हमारा कब्जा हो, पुणे के आसपास के क्षेत्रों में हमारा कब्जा हो। तो इसने रघुनाथ राव को अपने पास रखा और उससे संधि जो की उसे सूरत की संधि के नाम से आप जानते हैं। और इस संधि में कई सारे प्रावधान थे। देखिए कि रघुनाथ राव ने सालसेट द्वीप, बेसिन और बेसिन के साथ साथ जंबूसार ऐसी 3 जगह अंग्रेजों को सौंप दी। ये कौन कौन सी थी? मुंबई व थाड़े जहां आज है वो द्वीप है जिसे आप प्राचीन समय में सालसेट द्वीप के नाम से जानते थे। ये जो बेसिन है ये वसई के नाम से जाना जाता है और पालघर महाराष्ट्र में है। पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है। फिर देखिए जंबूसार भरूच जिले में अवस्थित है जो कि गुजरात का जिला है। तो इस तरीके से 3 क्षेत्रों को सौंप दिया इसने अंग्रेजों को, ये अंग्रेजों को दे दिया। आगे क्या हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ को पेशवा बनवाएंगे, इसीलिए तो वो इन क्षेत्रों को प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही पेशवा नहीं बनवाना चाहते थे वो चाहते थे कि यह अपने ही मराठाओं के खिलाफ युद्ध करे जिससे कि फूट पड़ जाए। और फूट डालने के लिए उन्होंने रघुनाथ राव की सहायता की थी। आगे देखेंगे कि कंपनी 2500 सैनिकों से सुरक्षा देना चाहती थी। कंपनी कह रही थी कि हम आपको 2500 सैनिक देंगे और वो 2500 सैनिक आपकी सुरक्षा करेंगे। उनका जो 1.5 लाख का खर्च है वो आपको उठाना पड़ेगा और हमें एक बार आप 6 लाख रुपया प्रदान कर दीजिए आपकी सुरक्षा के बदले। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने बात की और भी कहा कि पूना के साथ समझौता नहीं करोगे। हो सकता था कि रघुनाथ राव को पेशवा का पद मिल जाता या फिर हो सकता है कि उसे कुछ सुविधाएं दे दी जाती पूना की तरफ से, पेशवाओं की तरफ से, तो वह हो सकता था कि पुनः मिल जाता। तो अंग्रेज चूंकि जानते थे कि हमें लड़वाना है, इसलिए उन्होंने यह करार भी कर लिया था कि पूना के साथ कोई भी समझौता नहीं करोगे आप। इस तरीके से अंग्रेजों ने एक रणनीति बनाई थी मराठा राज्यों को जीतने की। आगे देखेंगे कि यहीं से एक चांस मिलेगा 1777 में फडणवीस है और वो पत्तन की मंजूरी दे देता है फ्रांसीसियों को। वो कहता है कि पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी पत्तन बना सकते हैं हमारे तट पर। अब जब इस प्रकार की फडणवीस मान्यता प्रदान करेंगे तो इसके बाद कलकत्ता परिषद के साथ जो पूर्व में उसकी संधि हुई थी, तो अंग्रेज लोग सोचेंगे कि इसने इस संधि का उल्लंघन किया है। वो संधि थी कि फ्रांसीसी लोगों को आप अपने क्षेत्र में जमीनें नहीं दोगे, अपने क्षेत्र में व्यापारिक सुविधाएं नहीं दोगे, ऐसी संधि थी और उसकी इसने अवहेलना कर दी थी। अब देखेंगे कि अंग्रेज लोग अंग्रेज सैनिक भेजेंगे। अंग्रेज सैनिक चलते हैं और बड़गांव पहुंचते हैं और बड़गांव में एक युद्ध होता है, महायुद्ध होता है। अब देखते हैं कि यह महायुद्ध किन किन लोगों के बीच लड़ा गया था। जो ये बड़गांव का युद्ध था दोस्तों, ये 12 जनवरी 1779 से स्टार्ट हुआ था और 13 जनवरी 1779 तक चला था। एक दिन का युद्ध था। लेकिन हमें यह देखना होगा कि यह मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ पहला कॉन्फ्लिक्ट था, पहला युद्ध था। इस युद्ध में मराठाओं की तरफ से महादजी सिंधिया, फडणवीस और तुकोजीराव होलकर थे। इनमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो महादजी सिंधिया कर रहे थे। नेतृत्व महादजी सिंधिया द्वारा हो रहा था और अंग्रेजों की तरफ से थॉमस गोडार्ड थे और इसके साथ साथ इन्हें रघुनाथ राव का समर्थन भी प्राप्त था। तो इनके बीच युद्ध होता है और युद्ध में ये जो 3 शासक हैं, ये 3 राजा हैं, ये अपने आप में काफ़ी वीर थे। तभी तो इनके समय में मराठा उत्कर्ष पर थे, इसीलिए अंग्रेज पराजित हो पाए और अंग्रेज पराजित हो जाएंगे, अंग्रेज हार गए। तब अंग्रेज संधि करेंगे जिसे आप वड़गांव की संधि के नाम से जानते हैं। 16 जनवरी 1779 ईस्वी को यह संधि
हुई थी। दोस्तों, इस संधि में चूंकि इस युद्ध में जीत मराठाओं की हुई थी, इसलिए लाभ भी ज़्यादा मराठाओं को होगा। मराठाओं को क्या लाभ होगा कि 1773 के बाद के जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने मराठाओं वाले जीते थे वो सब उनको वापस करने पड़ेंगे। और क्या बात हुई कि भरूच राजस्व का बंटवारा, यानी भरूच के क्षेत्र से जो भी राजस्व अंग्रेज प्राप्त करते थे उसका हिस्सा मराठाओं को देंगे। इस तरीके से यह संधि के प्रस्ताव रहे हैं, संधि की शर्तें रही हैं। अब देखेंगे कि जब वारेन हेस्टिंग्स को यह बात पता चलती है तो वह कहता है कि नहीं, मैं इस संधि को नहीं मानता, मैं इस संधि को रद्द करता हूँ, और गोडार्ड को पुनः भेजता है कि जाओ और पुनः आक्रमण करो, पूना को अपने कब्जे में करो। तो गोडार्ड चलता है और इसके बाद 1779 में अहमदाबाद को जीत लेता है। अहमदाबाद को जीत लेता है, में अहमदाबाद को जीत लेता है। 1780 में बेसीन को जीत लेता है और इसी तरह अपने अभियान को कंटिन्यू रखता है वो। फिर देखेंगे कि जनरल केमे ने 1781 में महादजी सिंधिया को हरा दिया था। और जब महादजी सिंधिया हारेंगे तो यहाँ से हारने के बाद उनके साथ जुड़े हुए मराठा भी हार जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व तो वही कर रहे थे, महादजी सिंधिया ही कर रहे थे, प्रमुख नेता थे महादजी सिंधिया। इसीलिए महादजी सिंधिया के साथ ही मराठा भी हार गए। अब देखिए कि जब मराठा हारे तो महादजी सिंधिया ने सोचा कि मैं अंग्रेजों के साथ किसी तरीके से मराठाओं की संधि करवा दूं, और इसलिए इन्होंने प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज इनके प्रस्ताव को माने और इस प्रकार सालबाई की एक संधि हुई 17 मई 1782 ईस्वी को। इस सालबाई की संधि में माधवराव नारायण राव सेकंड को पेशवा स्वीकार कर लिया गया था। जो अभी तक रघुनाथ राव पेशवा नहीं मान रहा था वो अब अपने भतीजे को पेशवा मानेगा। आगे देखेंगे कि रघुनाथ राव को पेंशन, और ये पेंशन दी जाएगी पूना की सरकार द्वारा। पूना की सरकार द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति पेंशन देने नहीं आएगा, पूना की सरकार पेंशन देगी। अंग्रेज तो दे ही नहीं सकते, अंग्रेज तो केवल मध्यस्थता निभा रहे हैं, और मध्यस्थता में भी वो कुछ ना कुछ लाभ कमाने की इच्छा रखे हुए हैं। इस रघुनाथ राव को यह नहीं समझ में आ रहा था कि अंग्रेज लोग हमें तोड़ने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ना कुछ मात्रा में मरहम लगाने का प्रयास कर दिया है पूना की सरकार ने। उन्होंने कुछ पैसा देने की बात कर दी है, कुछ पेंशन देने की बात कर दी है, और इस तरीके से रघुनाथ राव का क्रोध शांत होता है और रघुनाथ राव मराठाओं के साथ हो जाते हैं। और इस तरीके से रघुनाथ राव को जब पेंशन प्राप्त होने लगेगी और सालबाई की संधि हो चुकी है, तो सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि 17 मई 1782 को हुई संधि में डेविड एंडरसन द्वारा समापन किया गया था, और इसके साथ ही जून 1782 में हेस्टिंग्स द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी। 17 मई 1782 को हुई थी यह, और 17 जून 1782 को हेस्टिंग्स द्वारा मान्यता दी गई थी इसको। वहीं फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। यहाँ से यह संधि पूर्णतया लागू हो गई थी। और फिर हम देखेंगे कि चूंकि सिंधिया ने मध्यस्थ रोल निभाया था, सिंधिया ने ही तो मराठाओं और अंग्रेजों के बीच संधि करवाई थी, इसलिए सिंधिया को भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके जितने भी क्षेत्र जीत चुके हैं हम आपको प्रदान कर देंगे, यह सिंधिया को लाभ हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्र में यानी ग्वालियर के क्षेत्र में 20 वर्षों तक शांति बनाकर रखेंगे। इस प्रकार से सिंधिया को भी कुछ मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ। वहीं अभी इस पूरे के पूरे युद्ध में हमने देखा कि अंग्रेजों ने ज़्यादा लाभ नहीं कमाया,
अंग्रेज़ों ने ज़्यादा मार काट भी नहीं की, अंग्रेज़ों ने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। अभी वो शालीन हैं, अभी आगे आने वाले युद्धों में वो अपने स्ट्रिक्ट रवैये को अपनाएंगे। और देखिए कि हमें इससे कुछ सीख मिलती है कि कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, जैसा कि रघुनाथ राव ने कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था कि मराठाओं में आपसी फूट है और तभी हम तोड़ सकते हैं। वरना बताइए कि शिवाजी के समय की ये मराठा उत्कर्ष जो आज तक चला आया था, जो पेशवाओं ने बरकरार रखा था, बाजीराव प्रथम जैसे पेशवा हुए हैं, महान पेशवा, ऐसे पेशवा जिसने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ऐसे महान पेशवाओं के काल में रहते हुए अंग्रेज जीत नहीं सकते थे पुणे को, इसीलिए उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों को काफ़ी चीज़ें पता चली, उन्हें चीज़ें पता चली कि इनको तोड़ा जा सकता है, पारिवारिक तौर पर भी और इसके साथ ही राजनीतिक तौर पर भी। इन्होंने यह भी जान लिया था कि मराठाओं की शक्ति कितनी है, अभी ये टोह ले रहे थे, इसीलिए पहले आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने ज़्यादा गतिविधियां नहीं अपनाई, लेकिन आगे आने वाले युद्ध में अपनाएंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सीख लिया है, समझ लिया है, और अब हम आगे आने वाले समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और यूं ही जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए इतिहास के सभी पन्ने।